गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस फिजिक्स क्लास में हम लोग एक नई यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2, जिसका पहला टॉपिक है हमारा रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति। इसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एंड लॉ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो इन सब टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं, क्या होती है, हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन कह रहा है कि जब कोई पिंड यानी जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारा, किसी स्थिर अक्ष के परिता इस प्रकार गति करता है, यानी कि कोई एक्सिस है, वो हमारी एक्सिस क्या है, एक जगह स्थिर है, फिक्स है, उसके चारों ओर परिता यानी चारों ओर उसके इस प्रकार गति करता है, मूव करता है कि पिंड का प्रत्येक कण यानी कि उस ऑब्जेक्ट का प्रत्येक एंड ईच पार्टिकल वृत्तीय पथ पर चल रहा हो, सर्कुलर मोशन में चल रहा हो, सर्कुलर पाथ पर चल रहा हो, तथा समस्त वृत्तों के केंद्र उस अक्ष पर हों। यानी कि जो संपूर्ण वृत्त है उसका जो सेंटर होगा वो किस पर होगा, उस एक्सिस पर होगा, उस अक्ष पर होगा। तो उसकी गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, तथा अक्ष को क्या कहते हैं, घूर्णन अक्ष कहते हैं। ओके, तो यानी डेफिनेशन क्या निकल कर आई, जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परिता इस प्रकार गति करता है कि पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर चल रहा हो तथा समस्त वृत्तों के केंद्र उस पर अक्ष पर हों, तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं, तथा अक्ष को क्या कहते हैं, घूर्णन अक्ष कहते हैं। इसमें अगर हम लोग इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को देखें तो इंग्लिश में ये डेफिनेशन निकल के आएगी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी is moving on a circular path and the center of all circles is on that axis, its motion is called the rotational motion. ओके, उसी गति को क्या कहते हैं हम लोग, घूर्णन गति। यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा हो, वो किसी स्थिर अक्ष के परिता चारों ओर इस प्रकार से गति करे कि उसके उस समस्त वृत्त यानी कि जो संपूर्ण वृत्त है उसका जो केंद्र हो वो उस एक्सिस पर लाई करे, और उसकी गति को हम लोग क्या कहेंगे, घूर्णन गति। और उस अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन अक्ष, यानी कि दैट एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशनल एक्सिस। ओके, नाउ अब जो कण घूर्णन अक्ष पर होते हैं वे स्थिर होते हैं, अतः उन पर विचार नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारा फिगर हम लोग को दिख रहा है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और चित्र जो फिगर में कोई पार्टिकल पी है हमारा, वो क्या कर रहा है, जिसका स्थिति यानी कि पोजीशन वेक्टर आर है, और एक वृत्त में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, केंद्र से, जिसका केंद्र घूर्णन अक्ष पर हो, जिसका केंद्र कहाँ है, घूर्णन अक्ष पर है, जो पॉइंट है हमारा वो घूर्णन अक्ष पर है। एंड घूर्णन स्वतंत्रता के लिए 3 कोटियाँ होती है। घूर्णन स्वतंत्रता के लिए मतलब इसके घूर्णन करने के लिए इसकी 3 कोटियाँ होती हैं, अतः निर्देश तंत्र के सापेक्ष पिंड के अभिन्यास को व्यक्त करने के लिए 3 चरों या 3 कोणों की आवश्यकता होती है। यानी कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की या 3 एंगल्स की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल डेफिनेशन थी, घूर्णन गति किसे कहते हैं, घूर्णन गति क्या होती है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा टॉर्क या और मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बल आघूर्ण क्या होता है, तो आइए समझते हैं। सभी ने पढ़ा होगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11-12 में इसको पढ़ाया जाता है कि टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा होगा। आइए एक बार रिकॉल करते हैं, इसको समझते हैं क्या होता है। जब किसी पिंड पर लगा हुआ कोई बाह्य बल यानी कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब किसी पिंड पर यानी कोई ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पिंड को किसी अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति रखता है,
उस अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क कहते हैं। देखिए उसकी सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें यही बताया जा रहा है कि जब किसी पिंड पर लगा हुआ कोई बाह्य बल यानी किसी एक्सटर्नल फोर्स उस पिंड को किसी अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति करता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर हम बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं, सपोज हमारा कोई हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, सपोज कोई कार है, ठीक है, ओके, तो या कोई हम लोग एक बोल्ट ले लेते हैं, नट बोल्ट जो हम लोग टाइट करते हैं, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, हल्का सा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उस पर कुछ नहीं होगा। वह फोर्स जो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे यानी कि उस अक्ष के परिता उसको घुमा दे। हम लोग हल्का सा टाइट करके करेंगे तो नट बोल्ट नहीं टाइट होता है। फिर जब हम उसमें ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जो उस नट बोल्ट को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है वही प्रवृत्ति क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है। ठीक है, इसको अन्य माध्यम से भी समझते हैं। देखिए नीचे अन्य शब्दों में भी बताया गया है, किसी बल का घूर्णन अक्ष के परिता बल आघूर्ण, किसी घूर्णन अक्ष के परिता बल आघूर्ण बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ फार्मूले से इसकी डेफिनेशन को जनरेट किया गया है। बल आघूर्ण यानी कि टाउ जो रिप्रेजेंट किया गया है, और टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर लिखा है। तो किसी बल का बल आघूर्ण अक्ष के परिता, बल का घूर्णन अक्ष के परिता बल आघूर्ण यानी कि टाउ क्या होता है, बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा, बल का परिमाण तथा उसके घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी यानी कि डिस्टेंस आर के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। अब यदि बल पिंड को एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो बल आघूर्ण धनात्मक होगा। अब इसमें धनात्मक और ऋणात्मक की बात हो रही है। अगर उसको वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अगर उस ऑब्जेक्ट को वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। और यदि जो फोर्स है वो पिंड को दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो वो बल आघूर्ण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बल आघूर्ण का कि कब वो धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। तो इसमें देखा हम लोगों ने कि बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण क्या होता है कि किसी पिंड पर अगर हम जो बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं उस बाह्य बल के कारण उसकी अक्ष को घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, प्रवृत्ति जो रखता है उस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क कहते हैं। टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। और यदि पिंड हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है यानी कि वामावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो वो धनात्मक होगा, और अगर वो दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति यानी कि क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो बल आघूर्ण क्या होगा, ऋणात्मक होगा यानी कि निगेटिव होगा। ओके, उसमें निगेटिव का साइन लगेगा। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो इसमें ये फैक्टर हम लोग ध्यान रखेंगे। और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ओके, ये ध्यान रखिएगा, मात्रक सभी के याद होने चाहिए। मात्रक और विमा ये इंपॉर्टेंट हैं, सभी में आपको यूज़ होंगी और लिखनी भी होंगी डेफिनेशन के साथ। अगर सिर्फ लिखने को आता है परिभाषा लिखिए तथा उसको उसके सूत्र और विमीय सूत्र तथा बल आघूर्ण का मात्रक लिखिए, ठीक है, तो आपको लिखना होगा। लेकिन अगर वो नहीं भी कह रहा है तो आप उसमें मेंशन करोगे उसका जो मात्रक होगा और उसकी जो यूनिट होगी और उसका जो विमीय सूत्र होगा यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ बल आघूर्ण के बाद आता है हमारा कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए कोणीय विस्थापन को रेडियन डिग्री, रेडियन मीन्स डिग्री, रेडियन डिग्री कोण के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जिसके माध्यम से एक बिंदु या रेखा को एक निर्दिष्ट अक्ष के बारे में एक निर्दिष्ट अर्थ में घुमाया गया है। यह एक वृत्ताकार वृत्त में किसी पिंड की गति का कोण है। ओके, कोणीय विस्थापन की इकाई होती है रेडियन या डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री।
2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। भाई पाई की वैल्यू कितनी हो गई 180। जब पाई की वैल्यू 180 हो गई तो 2 पाई 2 इंटू 180 तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 360। यानी कि 2 पाई अगर कहीं लिखा हुआ है और वो कह रहा है किसके इक्वल है तो आप लिख सकते हो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, नाउ इट कैन बी मेजर्ड बाय अ सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला कौन सा है? थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, जहाँ पर एस इज इक्वल टू बॉडी द्वारा तय की गई दूरी, वृत्त की त्रिज्या जिसके साथ वह घूम रहा है आर। ठीक है, एस क्या है? बॉडी द्वारा तय की गई दूरी। वृत्त आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या जिसके साथ वह घूम रहा है। और कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन एक वेक्टर मात्रा है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ओके, नाउ एंगुलर वेलोसिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसमें सिर्फ सिंपल डेफिनेशंस हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें सिर्फ सिंपल डेफिनेशंस हैं हमारी, हम लोग डेफिनेशन को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मीन्स कोणीय वेग। कोणीय वेग की अगर हम लोग बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर इंग्लिश में हम रिप्रेजेंट करें, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इंग्लिश में क्लियर कर देते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल मेजर्ड इन रेडियंस एंड इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट undergoing circular motion of about a fixed point। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य उसका कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक ऐसे एंगल का मेजर करना है जो कि शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स, जो हमारी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स थे उसके बीच की जो सर्कुलर मोशन, उस फिक्स्ड पॉइंट के अंतर्गत जो सर्कुलर मोशन है वही उसके बीच का जो एंगल हम लोग फाइंड करते हैं वही कोणीय विस्थापन कहलाता है, यानी कि थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कुलर एरो। Okay, it is represented by a circular arrow pointing from the initial point to final point, which is either clockwise और anti-clockwise। हमने बताया ये क्या हो सकता है, ये clockwise भी हो सकता है और anti-clockwise भी हो सकता है। अगर अदर वर्ड्स में इसकी डेफिनेशंस को अगर हम लोग डिफाइन करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ अ बॉडी इज द एंगल इन रेडियंस, जैसे डिग्रीज हो गया, थ्रू विच अ पॉइंट रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर और लाइन हैज़ बीन रोटेटेड इन अ स्पेसिफाइड सेंस अबाउट अ स्पेसिफाइड एक्सेस। नाउ तो इसमें वही डेफिनेशन कही गई है कि अगर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखें तो वो क्या होता है कि किसी जो उसकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो किसी फिक्स्ड पॉइंट के जो सर्कुलर पाथ होगा हमारा, वही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, जहाँ पर एस क्या है? बॉडी द्वारा तय की गई दूरी है, और आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या जिसके साथ वह घूम रहा है। ठीक है ना, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग एक वेक्टर मात्रा है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, उसकी दर के रूप में, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके रूप में इसको वर्णित किया जाता है, जो किसी वस्तु की कोणीय गति या घूर्णन गति को निर्दिष्ट करता है, जिस अक्ष के बारे में वस्तु घूमती है। ठीक है, वह किसी निश्चित समय पर कण के कोणीय विस्थापन के परिवर्तन को कोणीय वेग कहा जाता है। ओके, कोणीय वेग वेक्टर यदि किसी समतल के वर्टिकल में है तो उसकी मात्रा, अगर वो वर्टिकल में है तो उसकी दिशा को आमतौर पर दाहिने हाथ के नियम के द्वारा इंगित किया जाता है। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है हमारी, जो एंगुलर वेलोसिटी क्या कहती है? एक वेक्टर मात्रा है, और ये क्या कहती है?
किसी वस्तु की कोणीय गति यानी कि घूर्णन गति को निर्दिष्ट करता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोणीय वेग क्या करती है, किसी वस्तु की घूर्णन गति को निर्दिष्ट करता है जिस अक्ष के बारे में या जिस अक्ष के थ्रू वह घूमती है। ठीक है, किसी निश्चित समय पर कण का कोणीय विस्थापन के परिवर्तन को कोणीय वेग कहा जाता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी निश्चित समय पर कण के कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय वेग वेक्टर यदि किसी समतल के वर्टिकल में है तो उसकी दिशा को हम लोग दाहिने हाथ के नियम द्वारा इंगित करते हैं। हम लोगों ने दाहिने हाथ का और बाएं हाथ का नियम पढ़ रखा है कि वो उसके धारा को और उसके करंट को और उसकी दिशा को व्यक्त करती है, इस तरीके से हमारा नियम। तो वो अलग पार्ट है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड यही हमारी क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन, कि किसी निश्चित समय पर किसी कण के कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को उसका हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला है हमारा ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। डब्लू की तरह ही बनता है, तो जिसका जो मुंह होता है ऊपर के दोनों पॉइंट्स वो थोड़ा हल्के से गोल घुमा दिए जाते हैं। ठीक है, डब्लू जैसे हमारा सीधा रहता है तो उसकी जो डंडी होती है ये थोड़ा गोल घुमा दी जाती हैं दोनों के मुंह की तरफ। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा हमारा क्या है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन है, और डी टी इज इक्वल टू समय टी में परिवर्तन है। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू हम लोग उसके कोणीय वेग को फाइंड कर लेते हैं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। अब इसमें देखिए क्या दिखा रहा है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन कोणीय वेग यानी कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है और एक लीनियर वेलोसिटी रेखीय वेग, उसमें क्या संबंध होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है। दिखा सकते हैं कि W इज इक्वल टू वी अपॉन आर, जहाँ पर V क्या है, एक रैखिक वेग है यानी कि लीनियर वेलोसिटी है, और R क्या है, वृत्ताकार वृत्त की त्रिज्या है। ओके, R क्या है, हमारी वृत्ताकार वृत्त की त्रिज्या है। कोणीय वेग को प्रति सेकंड रेडियन में व्यक्त किया जाता है। कोणीय वेग को किस में व्यक्त किया जाता है, कोणीय वेग को प्रति सेकंड रेडियन या रेडियन प्रति सेकंड कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें व्यक्त इसको किया जाता है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग। इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम, पूछा गया है कई दफ़ा, तो ये हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है टॉपिक। एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं, देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि जब कोई पिंड हमारा रेखीय गति कर रहा होता है तो उस पिंड का द्रव्यमान यानी कि जो m है, मास है, तथा रेखीय वेग v के गुणनफल m इंटू वी को पिंड का रेखीय संवेग कहते हैं। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि रेखीय संवेग किसे कहते हैं। अब इस रेखीय संवेग से हम देखिए क्या निकालेंगे कि कोणीय संवेग किसे कहते हैं। जब हमने क्या देखा, जब कोई पिंड रेखीय गति करता है तो पिंड का जो द्रव्यमान m है तथा रेखीय वेग v है, तो वो क्या करता है, उसके गुणनफल m इंटू वी को पिंड का रेखीय संवेग p कहते हैं। नेक्स्ट आता है, यदि पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, यदि पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है तो अक्ष के परितः पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के घूर्णन या आघूर्णों के योग को उस पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहते हैं। इसे कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कैपिटल J इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ओके, यदि पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, यानी कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी एक्स एक्सिस के परितः यानी चारों तरफ घूम रहा है, तो अक्ष के परितः पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को उस पिंड का अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहते हैं। डेफिनेशन समझने वाली चीज़ है। J इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा लिखा है, तो यहाँ पर I क्या है, I जो है जो हमारा सम है, यानी कि जो रेखीय संवेगों के घूर्णनों का आयोग है, सॉरी आघूर्णों का योग है, रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योग, वो हो गया I और ओमेगा, यानी कि जो उस अक्ष के परितः हमने कोणीय वेग देखा, उसको उसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं उनका गुणनफल क्या कहलाता है, हमारा कोणीय संवेग कहलाता है, यानी कि J। रेखीय संवेग को हम लोग P से व्यक्त करते थे और कोणीय संवेग को हम लोग J से व्यक्त करते हैं। ठीक है, हम लोग J से व्यक्त करते हैं कोणीय संवेग को, J इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। तो कोणीय संवेग का
जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, और उसको क्या कहते हैं, जूल सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ml/t-1। किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग पिंड के जड़त्व आघूर्ण आई तथा कोणीय वेग ओमेगा के गुणनफल के बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ बताया गया है, पिंड के जड़त्व आघूर्ण आई तथा कोणीय वेग ओमेगा के गुणनफल के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन पूरी लिख दी गई है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि J = I ओमेगा होता है, जहाँ पर I क्या होता है हमारा, पिंड के जड़त्व आघूर्णों का योग होता है तथा ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग, ठीक है। और उनके गुणनफल को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में अगर डेफिनेशन को बोले तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इफ़ द बॉडी इज मूविंग अराउंड द एक्सिस then the sum of the moment of linear momentum of all particles, sum of the moments of linear momentum of all particles of the body is called the angular momentum of the body of that axis। उस अक्ष के परितः उसका कोणीय संवेग कहलाएगा वो, ठीक है। सम क्या हो गया हमारा, यानी कि योग, then the sum of the moments of linear momentum of the particle, यानी कि रैखिक संवेगों का, ठीक है, योग, उनके आघूर्णों का, रैखिक आघूर्णों का, सॉरी संवेग नहीं होगा, रैखिक आघूर्णों का जो योग होगा और जो कोणीय संवेग होगा ओमेगा, उनके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल J एंड द एंगुलर मोमेंटम यूनिट्स होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके, या जूल सेकेंड। और विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml/t-1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों ने आज पढ़े। देखिए आज हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो रोटेशनल मोशन देखा, यानी घूर्णन गति किसे कहते हैं। देन हमने देखा टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं। नेक्स्ट कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, इतने हमने टॉपिक आज कवर किए हैं। अब इसके बाद के जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसको कोई अगर प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, ठीक है, उसको सॉल्व कर देंगे हम। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में पूछी गई हैं डेफिनेशंस, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।